दुख हम सबने कभी न कभी महसूस किया है, लेकिन क्या हो अगर वो दुख पलटकर आपको घूरने लगे। आज हम बात करेंगे द डार्क रूम की। ये एक ऐसी कहानी है जो एक खौफनाक सफर पर ले जाती है। एक ऐसा सफर जहां एक मरे हुए पति का मैसेज उसकी पत्नी को सच्चाई की एक ऐसी अंधेरी खाई में खींच लेता है जहां से निकलना शायद मुमकिन ही नहीं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे पल से जो रोंगटे खड़े कर दें। आधी रात का गहरा सन्नाटा और एक ऐसा तजुर्बा जो हमारी मेन कैरेक्टर श्रुति की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो मिलिए श्रुति से। वो अपने पति सिद्धार्थ की आत्महत्या के गम से उभरने की कोशिश कर रही है, पर एक रात देर रात उसे सिद्धार्थ के ही नंबर से एक मैसेज आता है और बस यहीं से एक भयानक रहस्यमय सफर शुरू हो जाता है। जरा सोचकर देखिए, मरे हुए पति के फोन से मैसेज आता है कि नीचे गाड़ी में आओ। श्रुति बेचारी घबराकर नीचे जाती है तो वहां कोई नहीं। घर का केयरटेकर उसे ऐसे देखता है जैसे वो पागल हो गई हो। और सबसे डरावनी बात तो अब आती है। जब वो सबूत दिखाने के लिए अपना फोन निकालती है तो सारे मैसेज, सारी कॉल लॉग्स, सब कुछ गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब श्रुति के दुखी मन का वहम था, या फिर कोई शैतानी ताकत उसके साथ कोई भयानक खेल खेल रही थी। बस यही सवाल श्रुति को सच की तलाश में आगे बढ़ने पर मजबूर कर देता है। तो अपनी खोजबीन के दौरान श्रुति को उसी गाड़ी के ग्लव कंपार्टमेंट में सिद्धार्थ का एक दूसरा छिपा हुआ फोन मिलता है। और ये फोन उन राजों का पिटारा था जिसे सिद्धार्थ अपनी मौत के बाद पीछे छोड़ गया था। और उस फोन में जो मिलता है ना, वो श्रुति को और भी ज्यादा परेशान कर देता है। उसे दो अनजान औरतों की तस्वीरें मिलती हैं और दोनों ही तस्वीरें सिटी सेंट्रल लाइब्रेरी में खींची गई थी। अब किसी के भी मन में पहला ख्याल तो यही आएगा कि सिद्धार्थ का किसी के साथ अफेयर था। तो सच का पता लगाने के लिए श्रुति पहुंचती है लाइब्रेरी, तस्वीरों में से एक औरत से मिलने। उस औरत का नाम है निशा और वो एक लाइब्रेरियन है। लेकिन निशा जो कहानी सुनाती है वो किसी अफेयर की कहानी से कहीं ज्यादा डरावनी और अजीब है। निशा बताती है कि वो और सिद्धार्थ सिर्फ एक ही बार मिले थे और एक रोमांटिक पल के ठीक बीच में सिद्धार्थ का बर्ताव अचानक बदल गया। वो हिंसक हो गया और निशा का गला घोटने लगा। ये वो सिद्धार्थ बिल्कुल नहीं था जिसे श्रुति पिछले 14 सालों से जानती थी। और फिर उस हिंसक हरकत के बाद सिद्धार्थ ने निशा से कुछ ऐसा कहा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, कुछ काम नहीं कर रहा, मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूं। तो ये साफ था, उसके इरादे गलत नहीं थे, बल्कि वो किसी ऐसी चीज से लड़ रहा था जो उसके काबू से बाहर थी। निशा की मदद से श्रुति एक और हैरान कर देने वाली जगह पहुंचती है, जंगल के बीचों बीच एक जला हुआ घर। और कमाल की बात यह है कि ये घर हूबहू श्रुति के अपने घर जैसा है, बस सब कुछ उल्टा पुल्टा, जैसे कोई आईने में देख रहा हो। यही जगह सिद्धार्थ के सारे राजों का सेंटर थी। और अब जाकर सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ने लगती हैं। देखिए, 4 साल पहले श्रुति का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो 13 मिनट के लिए क्लिनिकली डेड थी और उसने एक अंधेरा कमरा देखा था। सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। फिर कुछ महीने पहले सिद्धार्थ श्रुति जैसी ही दिखने वाली एक औरत को उसी जंगल वाले घर में ले गया और फिर हाल ही में उसने सुसाइड कर लिया। तो सिद्धार्थ के स्टडी रूम में श्रुति के हाथ लगती है एक किताब। नाम था अघोर शास्त्र। अब ये कोई आम किताब नहीं थी, ये एक पुराना तांत्रिक ग्रंथ था और इसमें लिखा था कि अगर कोई इंसान किसी तरह, मतलब असामान्य तरीके से मौत के मुंह से बचकर निकल जाए तो मौत उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो उसे वापस लेने आती है। लेकिन उसी किताब में मौत को धोखा देने के तरीके भी बताए गए थे। इस किताब में मौत को चकमा देने की पूरी विधि लिखी थी। पहला कदम, एक उल्टा घर बनाओ ताकि आत्माएं कंफ्यूज हो जाएं। दूसरा कदम, जिसका जीवन बचाना है उसके जैसे दिखने वाले इंसान की बलि दे दो। और तीसरा, बलि दिए गए इंसान की आत्मा को फंसाने के लिए उसे दफनाने की जगह के ठीक ऊपर एक लकड़ी की गुड़िया टांग दो। जब श्रुति उस जले हुए घर में वापस जाती है तो उसे लकड़ी की गुड़िया के ठीक नीचे एक छिपा हुआ तहखाना मिलता है और उसके अंदर उससे फोन की तस्वीरों में मौजूद दूसरी औरत की लाश मिलती है। इसका मतलब सिद्धार्थ ने श्रुति को बचाने के लिए पहले ही एक बलि दे दी थी। इस खौफनाक सच के सामने आने के फौरन बाद श्रुति को एक कॉल आता है। फोन पर सिद्धार्थ की आवाज है
और वो उसे उसी कार में बुला रही है जहां उसने आत्महत्या की थी। अब आखिरी टकराव का वक्त आ गया था। श्रुति दुख और कंफ्यूजन में उस आवाज से सवाल करती है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जिस इंसान ने उसे बचाने के लिए इतना कुछ किया, उसने खुद अपनी जान क्यों ले ली। फोन पर जो आवाज थी वो जवाब देती है, मैं थक गया था तुम्हें उस चीज से बचाते बचाते जो उस अंधेरे कमरे में है। ये आवाज सिद्धार्थ के बलिदान को एक हार की तरह दिखा रही थी, ताकि श्रुति को अंदर से तोड़ा जा सके, उसे कमजोर किया जा सके। वो आवाज श्रुति के दिमाग में ये बात डाल देती है कि उसकी वजह से 2 लोगों की जानें गई हैं, और इस सिलसिले को खत्म करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो भी अपनी जान दे दे। मतलब साफ था, उसका असली मकसद श्रुति को गिल्ट में डुबोकर आत्महत्या के लिए उकसाना था। जैसे ही श्रुति बंदूक उठाने को होती है, अचानक उसके दिमाग में सिद्धार्थ के सुइसाइड नोट की एक लाइन कौंधती है, उस कमरे में कोई है, पर वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। ये बात फोन वाली आवाज की बात से बिल्कुल अलग थी, और बस उसी पर श्रुति को सब कुछ साफ हो जाता है। वो समझ जाती है कि फोन पर जो भी है वो उसका सिद्धार्थ नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका सिद्धार्थ उसे कभी भी मरने के लिए नहीं कहता। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है। यहाँ श्रुति को जिंदगी और मौत के बीच एक आखिरी फैसला लेना है। उसे तय करना है कि सिद्धार्थ की कुर्बानी का असली मतलब आखिर था क्या। यहाँ पर दोनों का असली मकसद बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक तरफ था सिद्धार्थ, जिसका लक्ष्य था किसी भी कीमत पर श्रुति की जान बचाना, उसने तो मौत से भी लड़ाई लड़ी। और दूसरी तरफ थी वो शैतानी ताकत, जिसका लक्ष्य था गिल्ट का इस्तेमाल करके श्रुति को अपनी जान लेने पर मजबूर करना। और आखिर में श्रुति उस अपराध बोध, उस गिल्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। वो एक फैसला करती है। वो कहती है, मौत शायद सबकी आखिरी मंजिल हो, पर वो किसी की किस्मत नहीं बन सकती। मैं सिद्धार्थ के बलिदान को बेकार नहीं जाने दूंगी, मैं जीऊंगी। मतलब वो अपने पति की कुर्बानी का सम्मान करने के लिए जिंदगी को चुनती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर किसी को मौत को धोखा देने का मौका मिले, तो क्या ये जीने का एक दूसरा मौका है, या फिर सहने के लिए एक श्राप। इस पे सोचिएगा जरूर।